देखिए, जंक्शन या नोड क्या होता है? एक किसी भी सर्किट का एक ऐसा पॉइंट जिस पर दो या दो से अधिक ब्रांचेस आकर मिलती है, उसे हम कहते हैं जंक्शन या नोड। तो देखिए, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जंक्शन या नोड एनालिसिस में सबसे पहले तो हम बात करते हैं किरचॉफ के फर्स्ट लॉ की, यानी कि हम यहाँ पे यूज में लेते हैं किरचॉफ का धारा नियम, किरचॉफ करंट लॉ की हम यहाँ पे बात करते हैं। और उस लॉ के द्वारा हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अलग अलग जंक्शंस पर पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो बेसिकली जंक्शन और नोड एनालिसिस क्या होता है? टू फाइंड द value of voltages or potential differences at different junctions of the circuit network on the basis of Kirchhoff's current law is known as node analysis. किरचॉफ के प्रथम या धारा नियम के आधार पर परिपथ जाल की विभिन्न संधियों पर विभवांतर या वोल्टताओं के मान ज्ञात करने को संधि विश्लेषण कहते हैं। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जंक्शन और नोड एनालिसिस में हम यूज में लेंगे KCL, इट मीन्स किरचॉफ्स करंट लॉ को हम यूज करेंगे और फाइंड क्या करेंगे? हम अलग अलग जंक्शंस पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। सो ये अभी हमने बात करी है जंक्शन और नोड एनालिसिस क्या होता है। अब आगे हम बात करते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जंक्शन और नोड एनालिसिस को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से वेरियस स्टेप्स है जो हम यूज में लेते हैं। सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट द वेरियस स्टेप्स फॉर जंक्शन एनालिसिस। संधि विश्लेषण के लिए विभिन्न चरण जो हम इसमें यूज में लेंगे, अब हम उनकी बात करते हैं। सो पहला स्टेप होता है डिटर्मिनेशन ऑफ रेफरेंस जंक्शन और ग्राउंडेड जंक्शन, निर्देश संधि या भू संपर्कित संधि का निर्धारण। सबसे पहले हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करते हैं जिसके अक्रॉस हम ये मान के चलते हैं कि 0 वोल्टेज है और उस पॉइंट को हम नाम देते हैं रेफरेंस पॉइंट या हम कहते हैं ग्राउंडेड जंक्शन। सो पहला स्टेप है हमारा रेफरेंस जंक्शन और ग्राउंडेड जंक्शन को डिटरमाइन करना। ये हमारे जंक्शन एनालिसिस का पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हमको फॉलो करना होगा। सो कंसीडर रेफरेंस और ग्राउंडेड जंक्शन, निर्देश या भू संपर्कित संधि को हम मानते हैं जिसके अक्रॉस वोल्टेज कैसा होता है? 0 होता है। और साथ ही हम ये कहते हैं कि समीपवर्ती बिंदुओं के विभव के कारण धारा प्रवाह इसकी ओर इस प्रकार होता है कि कुल धारा का मान 0 होता है। और साथ ही इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इस पॉइंट के अक्रॉस, उसके कारण करंट फ्लो इस पॉइंट की तरफ इस प्रकार से हम मान के चलते हैं कि उस पॉइंट की तरफ टोटल करंट फ्लो 0 होता है। अब टोटल करंट फ्लो हमने 0 बताया तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? समीशन ओवर I इज इक्वल्स टू द 0। सो अभी हमने यहाँ पे केवल एक्सप्लेन किया है। आगे हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझेंगे कि किस प्रकार से हम कोई पॉइंट को 0 वोल्टेज पॉइंट मानेंगे और उसमें कैसे हम उसके अक्रॉस समीशन ओवर करंट इज इक्वल टू द 0 कंसीडर करते हैं। सो पहला स्टेप है टू कंसीडर द रेफरेंस और ग्राउंडेड जंक्शन पॉइंट फॉर विच समीशन ओवर I इज इक्वल टू द 0। द नेक्स्ट स्टेप टू बी टेकन फॉर द junction analysis is to obtain equations of current sum। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं? धारा योग के समीकरण प्राप्त करना। देखिए, जब अभी हमने इसके बारे में बात की थी कि जंक्शन या नोड एनालिसिस क्या होता है, तो हमने बताया था इसमें हम यूज लेते हैं KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, और हमारा यहाँ पे पर्पस क्या होता है? जंक्शन के अक्रॉस हमें यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंसेस निकालने होते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करंट की इक्वेशंस निकालेंगे। सो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे सर्किट में टोटल जंक्शन कितने हैं। सो सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि सपोज हमारे किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में नंबर ऑफ जंक्शंस है कैपिटल N। सो उस केस में हमें कितनी करंट की इक्वेशन मिलेगी? सो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज में लेंगे। अगर हमारे किसी विद्युत परिपथ में N संधियों की संख्या है तो कुल मिलने वाली धारा योग के समीकरण कितने होंगे? N-1। सो if the number of junction in the circuit is represented by the capital N, in that case the number of the equations for the current sum will be the N-1। So it was the second step which will be used for the node analysis। पहले स्टेप में हमने क्या किया? हमने ग्राउंडेड पॉइंट कंसीडर किया।
सेकेंड स्टेप में हमने करंट सम के इक्वेशन के नंबर हमने निकाले, दैट विल बी द n-1। थर्ड स्टेप, आगे हम बात करते हैं कि कौन सा थर्ड स्टेप होगा जिसके द्वारा हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। सो द थर्ड स्टेप इज टू डिटरमाइन पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वेरियस जंक्शन ऑफ द सर्किट। ये परिपथ की विभिन्न संधियों पर वोल्टता और उनके मध्य का विभवांतर ज्ञात करना है। देखिए, जब हमने बात की थी लूप और मैश एनालिसिस के, तो हमने वहां पे क्या निकाली थी, हमने वहां पे करंट फाइंड आउट की थी और केवीएल को यूज में लिया था। बट आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जंक्शन और नोड एनालिसिस की, तो हमें इस मेथड के अंदर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम यहाँ पे अलग अलग जंक्शंस के अक्रॉस पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। सो मेनली नोड एनालिसिस में हम यहाँ पे 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप, ग्राउंडेड और जंक्शन पॉइंट निकालेंगे, यानी कि हम भू संपर्कित बिंदु की परिकल्पना करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या होगा, जिसमें हम करंट सम के इक्वेशन निकालेंगे n-1। और थर्ड पॉइंट होगा अलग अलग जंक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना। सो देखिए, अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं और इस एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट रिप्रेजेंट किया है। इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारे पास में 2 पावर सोर्सेज है, E1 एंड दिस इज अनदर E2। यहाँ पे हमने अलग अलग लूप और मैश की बात कर सकते हैं। यहाँ हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को नाम दे सकते हैं ABEFGHCD। दिस इज अ कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखिए, हम यहाँ पे जहां पर जब हमने बात की थी लास्ट क्लास में लूप और मैश एनालिसिस की, तो हमने उसमें इम्पीडेंस की बात की थी, प्रतिबाधा की बात की थी। बट जब हम बात करते हैं नोड और जंक्शन एनालिसिस की, तो हम सर्किट में यूज में लेते हैं एडमिटेंस। एडमिटेंस इसे हम हिंदी में कहते हैं प्रवेश्यता। देखिए, एडमिटेंस या प्रवेश्यता ये क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Y से। ये इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल होता है, यानी प्रतिबाधा का व्युत्क्रम कहलाता है प्रवेश्यता। सो प्रवेश्यता को हम रिप्रेजेंट करते हैं Y से एंड इट इज गिवन एज Y इज इक्वल्स टू द 1/Z। प्रतिबाधा का व्युत्क्रम प्रवेश्यता कहलाता है। द रेसिप्रोकल ऑफ द इम्पीडेंस इज नोन एज द एडमिटेंस एंड इट्स यूनिट इज द सीमान और मोह। प्रवेश्यता की यूनिट क्या होती है, सीमान और मोह होती है। सो अगर हमें एडमिटेंस या प्रवेश्यता को डिफाइन करना होता है तो हम इसकी डेफिनेशन देते हैं। इट इज अ मेजर ऑफ द फ्लो ऑफ करंट विच इज अलाउड बाय अ डिवाइस और सर्किट। सो हम यहाँ पे जब भी बात करेंगे जंक्शन और नोड एनालिसिस की, तो हम सर्किट में बात करेंगे एडमिटेंस पैरामीटर्स की। सो हमने यहाँ पे एडमिटेंस पैरामीटर्स लिए हैं जिनको हमने रिप्रेजेंट करा है Y से। तो देखिए, अभी हमने क्या बोला था, हमें सर्किट एनालिसिस के लिए सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, हमें एक ऐसा पॉइंट कंसीडर करना होगा जिसके अक्रॉस वोल्टेज कैसा होगा, 0 होगा। यानी कि हमें एक रेफरेंस जंक्शन फाइंड आउट करना है या ग्राउंडेड जंक्शन फाइंड आउट करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इस सर्किट में टोटल जंक्शन कितने हैं। देखिए, संधि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर 2 से अधिक ब्रांचेज आकर मिलती है, उसे हम कहते हैं जंक्शन। अब ब्रांचेज क्या होती हैं, ब्रांचेज एक सर्किट का एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे कांस्टेंट करंट फ्लो होती है। तो देखिए, यहाँ पे देखिए B, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ A, तो यहाँ पे एक ब्रांच, यहाँ पे भी जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है। सो हम यहाँ पे इसको नहीं कह सकते ये हमारा जंक्शन है। तो देखिए, हम यहाँ पे बात करते हैं B पॉइंट की। सो B पॉइंट पे हम देखें तो इधर से करंट I1 आ रही है, इधर से I3 जा रही है, इधर I2 जा रही है। तो हम क्या देख रहे हैं कि पॉइंट B पर टोटल 3 ब्रांचेज मिल रही है। सो एज पर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द जंक्शन, पॉइंट B कैन बी कंसीडर्ड एज अ जंक्शन। सो पॉइंट B हमारा जंक्शन हो गया। अब अगेन हम C पॉइंट पे देखें तो इधर से करंट आ रही है, इधर से आ रही है और इधर से आ रही है। तो टोटल हमारे पास में 3 ब्रांचेज मिल रही है। सो अगेन C could be considered as a junction. Similarly, in the case of the A, we could see that it is a junction, and another point which is the F, it could also be considered as a junction, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला पॉइंट आके मिल रहा है। और अगर हम देखते हैं H के केस में, तो H is also a junction because 3 branches are meeting at this point. So according to the definition of junction, we have counted the number of the junction and total number of junctions in the circuit is the 5. संधि की परिभाषा से हमने इस परिपथ के लिए संधि की संख्या निकाली और वो हमें कितनी मिली है, 5, यानी B, E, F, H और C, ये टोटल 5 हमें संधि मिली है।
अब हमें 5 संधि मिल गई। अब हमने क्या कहा था, हमने यह कहा था कि पहला स्टेप ये होगा कि हम किसी एक जंक्शन को हम रेफरेंस जंक्शन फाइंड आउट करेंगे। सो हमने यहाँ पे ये जो सी पॉइंट है, हमने इस सी पॉइंट को क्या लिया है, रेफरेंस जंक्शन कंसीडर किया है। जब हमने रेफरेंस जंक्शन इसको कंसीडर किया है तो हमने क्या कहा था, हम इस पॉइंट के अक्रॉस हम क्या कंसीडर करेंगे, इसे जीरो वोल्टेज पॉइंट कंसीडर करेंगे। सो इट इज कंसीडर्ड एज अ जीरो वोल्टेज पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट ये था, साथ ही हमने ये कहा था कि इस पॉइंट की तरफ आने वाली सभी करंट का समीशन जीरो होगा। तो देखिए अगर हम इस पॉइंट की तरफ देखते हैं तो इधर से भी ये करंट इधर आ रही है, इधर से भी ये करंट इधर आ रही है, तो सारी करंट हमारी इस पॉइंट की तरफ आ रही है, सी पॉइंट की तरफ। सो हम यहाँ पे इस पॉइंट के लिए कह सकते हैं कि समीशन ओवर आई विल बी द जीरो। सो अगर मैं यहाँ पे ये कहती कि मैं ई पॉइंट को जीरो मान रही हूँ तो इट विल नॉट बी पॉसिबल, उसके लिए ये पॉसिबल नहीं था। सो इसलिए हमने यहाँ पे सी पॉइंट को हमने रेफरेंस जंक्शन माना है। तो देखिए पहला स्टेप हो गया, हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना था कि हमारे सर्किट में रेफरेंस जंक्शन क्या है। फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप है हमारा, हमें यहाँ पे करंट सम के लिए इक्वेशन का नंबर देखना है। अब करंट सम के लिए इक्वेशन निकालनी होगी तो वो डिपेंड किस पे करेगी, जंक्शन के नंबर पे। सो हम सबसे पहले हमने यहाँ पे जंक्शन का नंबर निकाला था। हमारे इस परिपथ के लिए कुल संधि की संख्या कितनी है, 5 है। अब देखिए मेन पॉइंट यहाँ पर ये नोट करने का है कि अगर हमने किसी पॉइंट को जंक्शन पॉइंट कंसीडर करा है, रेफरेंस जंक्शन कंसीडर करा है, तो टोटल नंबर ऑफ जंक्शन में से हम एक पॉइंट घटा देते हैं। सो अगर हमारे पास में टोटल जंक्शन यहाँ पे 5 थे तो उस 5 में से हमने उस रेफरेंस जंक्शन को हम निकाल देते हैं बाहर। सो हमारे पास में अब टोटल कितने जंक्शन बचे हैं, 4, 1, 2, 3 और 4, बी, ई, एफ और एच। हमारे पास में टोटल 4 जंक्शंस बचे हैं और उन 4 जंक्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करंट सम के इक्वेशन का नंबर निकालेंगे। सो उसके लिए हम फॉर्मूला देते हैं n-1। सो इस केस में हमारे पास में जब हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ जंक्शन डिडक्टिंग द रेफरेंस जंक्शन हमारे पास में आया है 4। सो करंट सम इक्वेशन विल बी द 3। सो अब हम इस केस में मैंने आपको बताया था, जब हम बात करते हैं नोड और जंक्शन एनालिसिस की तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एडमिटेंस लेते हैं, प्रवेश्यता की हम बात करते हैं। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा, अब हमें अलग अलग जंक्शन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। बट हम वो कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे उस सर्किट में हम KCL का यूज लेंगे, दैट इज द किरचॉफ्स करंट लॉ। KCL को हम यूज करेंगे अलग अलग जंक्शन के अक्रॉस। तो देखिए हम कैसे यूज करेंगे, ये हमारा सर्किट है। इस सर्किट में आप देखिए हम सबसे पहले बात कर रहे हैं बी जंक्शन की, ये हमारा बी जंक्शन है। तो देखिए बी जंक्शन के अक्रॉस हमें यहाँ पे अप्लाई करना है KCL, दैट इज द किरचॉफ्स करंट लॉ। तो इस किरचॉफ्स करंट लॉ के अक्रॉस देखिए किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, समीशन ओवर आई 0 होगा, यानी इस बी पॉइंट पे समीशन ओवर आई क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए इस बी पॉइंट की तरफ आने वाली करंट है I1 और I2 और I3 दोनों करंट इस बी पॉइंट से बाहर की तरफ जा रही है, तो उनको हम नेगेटिव लेंगे और आने वाली करंट दैट इज द I1 विल बी कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव। सो हमने यहाँ पे थर्ड स्टेप में क्या करा, बी पॉइंट के लिए यानी बी जंक्शन के लिए हमने यहाँ पे KCL लिखा है एंड इट विल बी रिटन एज I1 minus I2 minus I3 is equals to the 0। अब देखिए हम यहाँ पे जानते हैं I1 को हम कैसे लिख सकते हैं, E into the Y, ठीक है। सो देखिए हम यहाँ पे इसको लिखेंगे E1। देखिए यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, E1। और B पॉइंट पे अगर मैं देखूँ तो मैंने यहाँ पे डायग्राम में लिख रखा है पोटेंशियल डिफरेंस इज VB। सो पोटेंशियल इज अ VB। सो इन दोनों A और B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, E माइनस VB। और इसको जब हम Y1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें करंट मिलता है। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या करा, जो हमने यहाँ पे B पॉइंट पर KCL अप्लाई किया है विच इज द किरचॉफ्स करंट लॉ, वो हमने सबसे पहले यहाँ पे मेंशन किया विच इज I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल्स टू द 0। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे A और B के लिए हमने यहाँ पे बेसिकली हमें I1 निकालना है और इस I1 को निकाला है हमने एडमिटेंस के फॉर्म में। और एडमिटेंस का मैंने आपको बताया था इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द इम्पीडेंस। ओके, सो देखिए इस प्रकार से हम जैसे हम जानते हैं ना V बराबर क्या होता है, I R। तो अगर मैं लिखूं V बराबर I अपॉन R होता है और R का रेसिप्रोकल हम यहाँ पे उससे पहले इम्पीडेंस के टर्म में हमने लिखा है यहाँ पे। सो देखिए हमने यहाँ पे I1 को लिखा है E1 माइनस VB इंटू Y1। E को हम ये भी लिख सकते हैं VA, यानी विच इज द पोटेंशियल एट द पॉइंट A, दैट इज द VA। सो VA माइनस VB इंटू द Y1 इट इज गिवन एज द I।
सो अगर हमें एडमिटेंस के फॉर्म में I को रिप्रेजेंट करना होता है सो हम क्या लिखते हैं, I इज इक्वल टू द V इंटू द Y। अब आगे हम बात करते हैं I2 के लिए। सो I2 के लिए हम देखते हैं VB माइनस VC इंटू द Y2। अब हमने क्योंकि पॉइंट C को ग्राउंडेड कंजंक्शन कंसिडर करा है जिसके अक्रॉस हमारा वोल्टेज 0 है, सो VC की वैल्यू 0 हो जाएगी। इन दैट केस I2 विल बी द VB इंटू द Y2। अगेन हम I3 के लिए लिखेंगे, इन दैट केस पोटेंशियल एट द पॉइंट इज VB, पोटेंशियल एट द पॉइंट E इज V। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा B और ये पॉइंट के बीच में, VB माइनस V एंड मल्टीप्लाई अगर हम इसको Y3 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, करंट मिलेगी। सो I3 इज इक्वल टू द VB माइनस VE इंटू द Y3। जब हमारे पास में I1, I2, I3 की वैल्यू हमें इन तीनों इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से मिल गई है तो हम इनको इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करेंगे। सो हमें इक्वेशन नंबर 5 मिलता है। अब देखिए ये तो अभी हमने बात करी है जंक्शन बी के लिए, हमें इक्वेशन नंबर 5 मिला है। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पे जंक्शन ई के लिए। हम 1 बाय 1 अलग अलग जंक्शन की बात करेंगे। तो देखिए अब हम आगे बात करते हैं जंक्शन ई के लिए। यहाँ पे बी के लिए हो गया, अब हम आगे बात करते हैं ई के लिए। सो देखिए ई के लिए हम देखते हैं तो ई के लिए हम यहाँ पे KCL लिखते हैं। KCL विल बी रिटन एज द I3 माइनस I4 माइनस I5 विल बी द 0। अगेन हम I3, I4 और I5 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन द रिस्पेक्टिव ब्रांचेस। सो देखिए I3 इज फ्लोइंग बिटवीन द B और E। B और E पॉइंट के बीच में करंट फ्लो हो रही है I3। सो I3 को हम कैसे लिखेंगे, पॉइंट B पर पोटेंशियल है VB और पॉइंट E पर पोटेंशियल है VE। सो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट B और पॉइंट E के बीच का विभवांतर होगा VB माइनस VE। सो I3 will be given as VB minus VE into Y3। अब अगेन अगर हमें I4 कैलकुलेट करना है, इन दैट केस I4 is flowing in the branch EH। So I4 will be the VE minus VH into the Y4। देखिए अगेन हम हमेशा हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट को हम पहले लेते हैं और उसमें से हम लोअर पोटेंशियल को माइनस करते हैं। उस केस में हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा हो गया है I4 हो गया। अब हमें निकालना है I5। सो I5 के लिए देखिए हमारे पास में एक है पॉइंट VE, एक है पॉइंट VF, साथ ही है हमारे पास में E2। सो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, VE माइनस VF माइनस E2। हमारे पास में क्योंकि हमें बैटरी सोर्स भी अवेलेबल है, सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी गिवन फॉर द EF। अगर हमें I5 निकालना है सो इट विल बी गिवन एज VE माइनस VF माइनस E2 इंटू द Y5। सो आप इक्वेशन नंबर 7, 8 और इक्वेशन नंबर 9 से हम करंट दैट इज द I3, I4, I5 की वैल्यू को जब हम इक्वेशन नंबर 6 में रखेंगे सो हमें ये इक्वेशन मिलती है। जब हम इन इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं एडमिटेंस की तो हमें करस्पॉन्डिंग वोल्टेजेस की वैल्यू मिल जाती है। सो इस प्रकार से हमने पॉइंट B के लिए, पॉइंट E के लिए हमने यहाँ पे KCL अप्लाई किया और KCL अप्लाई करके हमें इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 10 मिला है। अब आगे हम बात करते हैं जंक्शन पॉइंट H के लिए। सो देखिए हम जंक्शन H के लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे, ये है हमारा जंक्शन H। ठीक है, इसको तो हमने ग्राउंडेड कंसीडर करा है। F पॉइंट हमारा इसमें इनकॉर्पोरेट हो गया है। सो B की हमने बात कर ली, E की बात कर ली, F हमारा इसमें इनकॉर्पोरेट हो गया था, C ग्राउंडेड जंक्शन है। अब हम लास्ट जंक्शन जो हमारा बच रहा है दैट इज द H जंक्शन। सो H जंक्शन के लिए हम अगेन KCL अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ लिखेंगे और वो क्या होगा, I4 इसकी तरफ आ रही है, I5 भी इसकी तरफ आ रही है। सो I4 प्लस I5 माइनस I6 विल बी द 0। I4 प्लस I5 माइनस I6 विल बी द 0। सो अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए हमने यहाँ पे I5 को इस टाइप से बताया था। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए अब ऑलरेडी हमने I4 ऊपर कैलकुलेट कर लिया था, I5 भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। बात आती है I6 की। सो देखिए I6 क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या था VH। अगर H पॉइंट पे पोटेंशियल मैं कंसीडर करती हूँ VH और पॉइंट C पर पोटेंशियल VC, बट पॉइंट C को हमने रेफरेंस जंक्शन कंसीडर करा है तो VC विल बी 0। सो क्या होगा, ओनली VH माइनस VC इंटू Y6 और VC इक्वल्स टू 0। So I6 will be given as VH into the Y6।
सो हम यहाँ से I6 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी द VH इनटू द Y6। सो हमें यहाँ से इक्वेशन नंबर 12 से I6 की वैल्यू मिली है और इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 11 में पुट करेंगे तो हमारे पास में ये इक्वेशन आती है। सो इस प्रकार से हमारे पास में ये इक्वेशन आई है और इन इक्वेशन को जब हमने रीअरेंज करके लिखा तो हम जब इनको सॉल्व करते हैं, इनमें मतलब एडमिटेंस की वैल्यू पुट करते हैं और करस्पॉन्डिंग हम वोल्टेज की वैल्यू डाल के सो हमें रिस्पेक्टिवली अननोन यहाँ पे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। बट एक पॉइंट जो आपको यहाँ पे नोट करना है वो पॉइंट ये है कि हम जब बात कर रहे हैं जंक्शन और नोड एनालिसिस की, सो हम इस मेथड को केवल तभी यूज में ले सकते हैं जब n-1 की वैल्यू इज मच लेस देन द b माइनस n प्लस 1। b माइनस n प्लस 1 क्या था, लास्ट क्लास में हमने निकाली थी इक्वेशन के लिए नंबर था हमारा, और ये है आज हमारा नंबर ऑफ करंट सम के लिए था, ये हमारा वोल्टेज सम के लिए था लास्ट क्लास में। सो अभी हमने यहाँ पर बात करी है नोड और जंक्शन एनालिसिस की। अब आगे हम बात कर रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लूप एंड जंक्शन एनालिसिस मेथड। एग्जाम में यहाँ पे यूजुअली आपसे कोई भी पर्टिकुलर मेथड पूछने के बाद में उन दोनों मेथड्स के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन लूप एंड जंक्शन एनालिसिस मेथड कि लूप और संधि विश्लेषण विधि में अंतर क्या होते हैं। सो अब हम आगे वन बाय वन उन दोनों के डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। सो देखिए लूप एनालिसिस मेथड, लूप विश्लेषण विधि। लूप विश्लेषण विधि में हम यहाँ पे यूज में लेते हैं किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ, और किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। So in the loop analysis method we use second law of Kirchhoff और KVL, किरचॉफ के द्वितीय नियम या वोल्टा नियम को प्रयुक्त करते हैं। अगर हम बात करते हैं जंक्शन एनालिसिस मेथड की, संधि विश्लेषण विधि की, तो इस केस में हम किरचॉफ के प्रथम नियम या धारा नियम को प्रयुक्त करते हैं। इन द जंक्शन एनालिसिस मेथड वी यूज फर्स्ट किरचॉफ्स लॉ और दैट इज द KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ के। सेकेंड, talking about the second major difference between the loop analysis and junction analysis, impedances of elements are important in this method। जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लूप और मैश एनालिसिस की, तो उस केस में हम किसी भी एलिमेंट के इम्पीडेंस की बात करते हैं, यानी कि अवयवों की प्रतिबाधाएं इंपॉर्टेंट होती है उस केस में। बट जब हम बात करते हैं नोड और जंक्शन एनालिसिस की, तो उस केस में हम बात करते हैं एलिमेंट के एडमिटेंस की। सब उस केस में अवयवों की प्रवेश्यता इंपॉर्टेंट होती है। और अभी हमने बात की थी एडमिटेंस यानी प्रवेश्यता को हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल Y से, जबकि इंपीडेंस को हम डिनोट किससे करते हैं, Z से। प्रवेश्यता इंपीडेंस का रेसिप्रोकल होती है, यानी कि प्रवेश्यता मीन्स Y is equals to the 1/Z। Now we talk about the last major difference between the node analysis and the junction analysis, that is the equation between the current and impedance। यहाँ पे लूप और मैश एनालिसिस में हम करंट और इम्पीडेंस के बीच के इक्वेशन लिखते हैं, जबकि जब हम बात करते हैं नोड और जंक्शन एनालिसिस में तो हम वोल्टेज और एडमिटेंस के बीच में इक्वेशन लिखते हैं। सो फाइनल आउटकम के अगर हम यहाँ पे बात करें, सो नोड एनालिसिस और जंक्शन एनालिसिस में हम अलग अलग जंक्शन के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू निकालते हैं, जबकि लूप और मैश एनालिसिस में हम किसी भी सर्किट के ब्रांचेस में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू निकालते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने बात करी थी किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के एनालिसिस के लिए यूज में लिए जाने वाले नोड और जंक्शन एनालिसिस की, और लास्ट में अभी हमने बात करी है लूप एनालिसिस और जंक्शन एनालिसिस में क्या डिफरेंस होता है। अब आगे हम बात करते हैं 4 टर्मिनल नेटवर्क और 2 पोर्ट नेटवर्क। देखिए 4 टर्मिनल नेटवर्क, 4 टर्मिनल जाल या द्विधारक जाल क्या होता है। यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया है, आप सभी देख रहे होंगे। इस डायग्राम के अंदर हमारे पास में यहाँ पे हमने एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो हमारे पास में यहाँ पे टोटल 4 टर्मिनल, आपको यहाँ पे 4 टर्मिनल दिख रहे हैं। एक टर्मिनल, सेकेंड टर्मिनल, थर्ड टर्मिनल एंड दिस वन इज द 4th टर्मिनल। सो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे आप एक बॉक्स टाइप देख रहे हैं, जिस बॉक्स में मैंने लिखा है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। सो हाउ वी डिफाइन द 4 टर्मिनल नेटवर्क, हम इसको 4 टर्मिनल जाल को परिभाषित कैसे करते हैं, लेट अस सी अबाउट इट। वह सम्मिश्र जाल जिसमें 2 निवेशी और 2 निर्गत टर्मिनल, 2 निवेशी और 2 निर्गत टर्मिनल, जिनको मिला के हमारे पास में कुल कितने टर्मिनल हो जाते हैं, 4 टर्मिनल।
हो और वे समस्त स्वतंत्र हो तो ऐसे जाल को हम 4 टर्मिनल जाल कहते हैं। जैसा नाम से भी हम समझ रहे होंगे कि एक ऐसा नेटवर्क जिसमें हमारे पास में 4 टर्मिनल्स होते हैं, जिसमें हमारे पास में 4 टर्मिनल्स होते हैं, जिसमें से 2 तो हमारे पास में इनपुट टर्मिनल होते हैं और 2 आउटपुट टर्मिनल होते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि जब हम किन्हीं 2 टर्मिनल्स के अक्रॉस इनपुट देते हैं तो हम उनको इनपुट टर्मिनल कह रहे हैं, और जिनके अक्रॉस हम आउटपुट ले रहे हैं उनको हमने आउटपुट टर्मिनल नाम दिया है। तो एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जिसमें 2 इनपुट टर्मिनल हो और 2 आउटपुट टर्मिनल हो, कुल मिला के जिसमें टोटल 4 टर्मिनल्स होते हैं, उनको हम 4 टर्मिनल नेटवर्क कहते हैं। या फिर हम इसको 2 पोर्ट नेटवर्क भी कहते हैं, द्विधारक जाल। देखिए इस प्रकार से एक ये पोर्ट बन जाता है यहाँ पे और एक ये पोर्ट बन जाता है यहाँ पे, सो इसे हम इसलिए 2 पोर्ट नेटवर्क भी कहते हैं। So the complex network which consists of 2 input and 2 output terminals, total 4 terminals, and all of that are independent is called as the 4 terminal network. अब देखिए हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क लिखा है। ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इट कुड बी मेड अप ऑफ अ कैपेसिटर, रेजिस्टेंसेस एंड सम अदर एलिमेंट्स, डायोड, ट्रांजिस्टर्स। आगे हम बात करते हैं पैरामीटर्स ऑफ 4 टर्मिनल नेटवर्क के, कि 4 टर्मिनल जाल के प्राचल क्या होते हैं। देखिए 4 टर्मिनल नेटवर्क क्या होता है, हमने उसके बारे में अभी बात करी है। अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं दैट इज द 4 टर्मिनल नेटवर्क के पैरामीटर्स की। एक ऐसे पैरामीटर्स जो कि किसी 4 टर्मिनल नेटवर्क के बिहेवियर को उनके इनपुट टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल पर मेजर्ड क्वांटिटीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें हम 4 टर्मिनल नेटवर्क के पैरामीटर्स कहते हैं। कि वे प्राचल, और इन प्राचल को हम डिनोट करते हैं Z, Y और H से। आगे हम बात करेंगे इन लेक्चर्स में ये क्या होते हैं। अभी हम यहाँ पे जस्ट डिफाइन कर रहे हैं कि वे प्राचल Z, Y और H जो 4 टर्मिनल जाल के व्यवहार को निवेशी टर्मिनल और निर्गत टर्मिनल पर मापित राशियों के रूप में प्रदर्शित करते हैं, 4 टर्मिनल जाल के प्राचल कहलाते हैं। अब अभी देखिए, अभी हमने यहाँ पे बताया था इनपुट टर्मिनल को हमने रिप्रेजेंट करा है 1 पॉइंट से और आउटपुट टर्मिनल को हमने रिप्रेजेंट करा है 2 पॉइंट से। इसीलिए हम यहाँ कह रहे हैं कि एक ऐसा पैरामीटर जिनके द्वारा हम 4 टर्मिनल नेटवर्क के बिहेवियर को इनपुट टर्मिनल यानी 1 और आउटपुट टर्मिनल 2 पर मेजर्ड क्वांटिटीज के रूप में शो करते हैं, उन्हें हम 4 टर्मिनल नेटवर्क के पैरामीटर्स कहते हैं। The parameters Z, Y and H which shows the behavior of 4 terminal network in terms of measured quantities at input terminal 1 and output terminal 2 are known as the parameters of a 4 terminal network. हमारे पास में यहाँ पे किसी भी 4 टर्मिनल नेटवर्क के टोटल 3 पैरामीटर्स होते हैं। Z पैरामीटर्स जिसे हम कहते हैं ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर, Z प्राचल या खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल। सेकेंड होता है Y पैरामीटर्स और शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर, Y प्राचल या लघुपथित प्रवेश्यता प्राचल। एंड द थर्ड वन इज H पैरामीटर्स और हाइब्रिड पैरामीटर्स, H प्राचल या संकल्प प्राचल। इन सब के बारे में आगे डिटेल में हम 1 by 1 इन तीनों अलग अलग पैरामीटर्स को हम डिस्कस करेंगे इलैबोरेटेडली आगे आने वाले लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच।